लेकिन अब खबरों की शुरुआत करते हैं। आज पूरी दुनिया को इंतजार था कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए बाहर आएंगे। वैसे तो ये बड़ी आम बात है कि जुमे की नमाज अली खामेनेई पढ़ाएं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में पूरी दुनिया इसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन खामेनेई नहीं आए। अली खामेनेई ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं। वो अक्सर किसी भी बड़े मौके पर खुद ही जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं। पिछले साल जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरुल्लाह को मार गिराया था, तो तेहरान में खुद अली खामेनेई जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए आ गए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। यहाँ इस नमाज के बाद उन्होंने इजराइल को बहुत सी धमकियां भी दी थी, और जब वो इस तरह से नमाज का आह्वान करते हैं तो सामने हुजूम जो पहुंचता है वो देखते ही बनता है। ये देखिए इस एंगल से हसन नसरुल्लाह उस हिजबुल्लाह का हेड था जिसे इजराइल के खिलाफ लेबनान में ईरान ने ही खड़ा किया। इसीलिए आज भी उम्मीद थी कि अली खामेनेई आएंगे, क्योंकि जुमे की नमाज का बड़े पैमाने पर आह्वान किया गया था। अपने देश को वो संबोधित करेंगे, इजराइल को, अमेरिका को संदेश देंगे, क्योंकि ईरान पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है और अमेरिका भी युद्ध में कूदने की लगातार धमकी दे रहा है। लेकिन अली खामेनेई नहीं आए। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड मीडिया में थ्योरी चल रही है कि अली खामेनेई ईरान में मौजूद ही नहीं है। दूसरी थ्योरी यह है कि अली खामेनेई ईरान में हैं, लेकिन एक जगह पर, हो सकता है बंकर में छिपे हुए हैं। इन्हें इजराइल के हमले का डर सता रहा है। आज की तस्वीरों को देखकर जरा आपको बताते हैं क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि लोगों से भारी संख्या में जुमे की नमाज में हिस्सा लेने का आह्वान किया गया। पूरे ईरान में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खूब नारेबाजी भी हुई। जो लोग इजराइल के हमले में मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन अली खामेनेई नहीं आए। इसीलिए यह माना जा रहा है कि खामेनेई क्या जानबूझकर पीछे हट रहे हैं, क्या उनको ऐसी जानकारी आई है कि उनके जान को खतरा है, क्या वो डर गए हैं, क्योंकि इजराइल ने यह धमकी दी हुई है कि वो खामेनेई को मार कर ही रहेगा। ये कयास लगने लगे थे कि अगर खामेनेई जुमे की नमाज में आए तो इजराइल उसी लोकेशन पर मिसाइल अटैक कर सकता है। खामेनेई जब मस्जिद तक आते तो उनकी लोकेशन भी ट्रैक हो सकती थी, उन पर हमले का खतरा था। इसीलिए माना जा रहा है कि इस डर की वजह से खामेनेई जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए आज बाहर नहीं आए। दुनिया जो भी कयास लगाए, लेकिन ईरान की रणनीतियों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इजराइल के सामने कुछ ढीला पड़ रहा है। ये तस्वीरें ईरान की नहीं बल्कि इजराइल की है, जहां बीरशेबा शहर पर शुक्रवार को इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजरायली मीडिया बता रहा है कि यह मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के नजदीक आकर गिरा, जिससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। नेतन्याहू पूरी ताकत से डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, अपने देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ईरान को भी कम में नहीं आंका जा सकता। यह लगातार दूसरा दिन है जब बीरशेबा शहर पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। इससे पहले गुरुवार को भी एक अस्पताल पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ईरान के ये हमले बता रहे हैं कि इजराइल इन्हें रोक नहीं पा रहा है, और ये सवाल अब उठ रहा है कि क्या उसका आयरन डोम भी भेदने में ईरान कामयाब हो रहा है, और इसकी वजह से ईरान की ये बैलिस्टिक मिसाइलें वहां पर गिर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, पूरे इजराइल में तबाही मचा रही हैं। ये ड्रोन तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली नजर में ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है एक वक्त पर गाजा से ऐसी तस्वीरें आती थी, लेकिन इजराइल का रामात गन का इलाका है ये, जहां ईरान की मिसाइलों ने भयानक तबाही मचा दी है। पिछले 3-4 दिनों में ईरान ने इजराइल पर अटैक की अपनी स्ट्रैटेजी भी बदली है। ये ईरान की स्ट्रैटेजी में आया एक, आप कह सकते हैं, टैक्टिकल चेंज है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तो शुरुआत में ईरान इजराइल पर रोजाना 150 से 200 मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन अब ईरान ने अपनी रणनीति ही बदल दी है। अब ईरान मिसाइलें कम दाग रहा है, लेकिन जो भी मिसाइल है वो बड़ी मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसकी वजह से इजराइल को अब ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसका आयरन डोम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहा है। इसीलिए अब यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ईरान की ताकत को इजराइल ने कम करके तो नहीं आंक दिया।
क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों को यह उम्मीद नहीं रही होगी कि इजराइल के हमले के बाद ईरान 8 दिन तक ऐसे खड़ा रहेगा और इजराइल को जवाब देने की कंडीशन में भी रहेगा। उल्टा ईरान तो इजराइल पर अब बड़े बड़े हमले भी कर रहा है। अब देखिए, ईरान इजराइल पर हमले के लिए एक और हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, जो है क्लस्टर बॉम्ब्स। आपने सुना होगा ये शब्द जब पाकिस्तान भी हमले कर रहा था भारत पर। अब क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, क्लस्टर बम मतलब बमों का रक्तबीज कह सकते हैं इसे, बहुत सारे बम एक साथ। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने उसके नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मारने के उद्देश्य से इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब वाली मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल का वॉरहेड लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर, सोचिए आप, 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल गया और मध्य इजराइल के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में 20 बॉम्ब इसमें से गिर गए। इसे मिर्व मिसाइल भी कहते हैं। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। क्लस्टर एक ऐसा बॉम्ब है जिसमें कई सारे छोटे बॉम्ब होते हैं। यह बॉम्ब हवा में खुलता है, एक बड़े क्षेत्र में इसमें से निकले छोटे बॉम्ब गिरते हैं, फट जाते हैं। बमों को एक ही समय में कई टारगेट्स पर भी हमला के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान यही कर रहा है और इन क्लस्टर बॉम्ब से उसके आम लोगों को मार रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई एक मिसाइल दागते हैं, एक बॉम्ब मारते हैं, तो आपको पता है कि वो कहां आप टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, ये कहीं भी गिर सकते हैं और ये कोई प्रिसिशन अटैक नहीं है कि आपने इजराइल के सैन्य ठिकाने को चुना, आप वहां पर मार रहे हैं। आप क्लस्टर बॉम्ब, यानी कि चाहे रिहायशी इलाके हो, कोई भी इलाका हो, ये बॉम्ब कहीं भी जाकर गिर सकता है। इजराइल में ये तबाही साफ दिख रही है। ये तबाही का मंजर इसी क्लस्टर बॉम्ब का नतीजा बताया जा रहा है और इजराइल के लिए ये बहुत, जिसे अंग्रेजी में चैलेंजिंग टाइम्स कहते हैं, मुश्किल परिस्थितियां हैं। लेकिन इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी भी पीछे हटना नहीं सीखा। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी, एक मुल्क के रूप में उसका वजूद खड़ा हुआ था, लेकिन उस दिन से आज तक अरब देशों से वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यहां तक कि 67 में जब सभी अरब मुल्क भी एकजुट होकर उस पर हमला करते हैं, तब भी उन सबको अकेले पीछे धकेलने में इजराइल कामयाब होता है। एक ऐसा देश जो अपनी बुनियादी बातों पर, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए सब कुछ झोंक रहा है। और देखिए कि कितना पावरफुल लॉबी यहूदियों का न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका से लेकर तमाम ऐसे देशों में है जिसने हमेशा अपने धर्म की रक्षा की बात की है और उस लड़ाई को वो आगे ले गए हैं। ये भी सवाल उठने लग गए कि क्या इस युद्ध में इजराइल को अब अमेरिका ने अकेले छोड़ दिया है। क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा, ट्रंप लगातार कह रहे थे कि ईरान को भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब उन्होंने खुद ही कह दिया कि 14 दिन तक मैं कोई फैसला नहीं लेने वाला हूं। कहीं अमेरिका ने ऐसा तो नहीं किया कि इजराइल से युद्ध शुरू करवा दिया, फिर अब युद्ध में आ नहीं रहा है। ट्रंप की तरफ से नया बयान आया है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो अगले 2 हफ्ते में इस युद्ध में शामिल होने का फैसला करेंगे, यानी 2 सप्ताह तक वो कुछ करने वाले नहीं है, ना अमेरिका कूदने वाला। इसका पूरा विश्लेषण हमने आपके लिए तैयार किया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से वो इस युद्ध में शामिल होने से अब कतरा रहे हैं। इनमें से एक मजबूरी है ईरान के पास मौजूद संभावित न्यूक्लियर हथियार। कहने सुनने में ये बहुत आसान लगता है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके उसको नष्ट क्यों नहीं कर देते, लेकिन क्या ये इतना आसान है? सच ये है कि ये सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। इजराइल और अमेरिका कितना ही कहें कि वो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर देंगे, लेकिन वो क्या इतना आसान है? अगर उन्होंने ऐसा किया तो न्यूक्लियर प्लांट में लीक का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे ईरान में बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर तबाही होगी और फिर पूरे विश्व की उंगलियां अमेरिका तक जाएंगी। इस बार ये तबाही यूक्रेन के चर्नोबिल जैसा हादसा हो सकता है। इजराइल ने अभी तक जितने भी हमले किए हैं वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ही किए हैं और ये इस युद्ध की सबसे खतरनाक बात है। दुनिया भर में परमाणु संयंत्रों पर नजर रखने वाली और नियम कायदे बनाने वाली संस्था IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने इन हमलों को लेकर चिंता जाहिर की। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का कहना है कि परमाणु संयंत्रों पर होने वाले हमलों से रेडियो एक्टिव पदार्थों में लीकेज की आशंका है। अभी तो सब यही कह रहे हैं कि अमेरिका कूद पड़ेगा, वो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर देगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ये
कि रेडियो एक्टिव पदार्थों में लीकेज की आशंका होगी, जिससे आम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और आज नहीं, सभी ने देखा है कि जब भी इस तरह से कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी की लीकेज होती है तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां, कई पीढ़ियों के बाद तक जो बच्चे घरों में पैदा होते हैं उनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से। आईएईए के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ईरान में 12 न्यूक्लियर ठिकाने हैं। इसमें बेनाब, तेहरान, अरक न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, फोर्डो और नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, यानी यहां पर प्राकृतिक यूरेनियम से खास तत्व निकलता है, नाम यूरेनियम 235। ये इसको यूरेनियम 235 आइसोटोप कहते हैं। इसका इस्तेमाल ही परमाणु बम बनाने में किया जाता है। संघांद और बांदर अब्बास यूरेनियम की माइंस यानी खाने हैं। यहीं से ईरान जो नेचुरल प्राकृतिक यूरेनियम है उसको निकालता है, जिसे एनरिच प्लांट में फिर लाकर परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम T235 निकालता है। बुशर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहां पर परमाणु का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है, यहां पर यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है। इसके अलावा मारिवान, लाविसान, बारामिन, इन जगहों पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। लेकिन यहां पर क्या किया जाता है इसके बारे में ईरान ने आईएईए को भी अभी तक नहीं बताया है, गुप्त तरीके से किया है। और यही बात बार बार इजराइल और अमेरिका कहते हैं, क्योंकि अगर इस पूरे इलाके में ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होगी, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान ये सब कुछ छिपा कर करता है, वो अंडरग्राउंड बंकर्स में चलाता है ये सब कुछ। इस पूरे इलाके में न्यूक्लियर पावर बनने की अरब देशों में होड़ मच जाएगी। सऊदी अरब तो खुल के कहता है अगर ईरान ने किया तो हम भी करेंगे। और अगर अरब देशों में इस तरह से न्यूक्लियर ताकत सब बन जाते हैं तो आने वाले वक्त में क्या ये एक चैलेंज विश्व के लिए होगा, क्योंकि यहां पर भी अरब देशों में वर्चस्व की एक लड़ाई चलती रहती है। फोर्डो अभी तक इजराइल के बड़े हमलों से बचा हुआ है। ये वही न्यूक्लियर प्लांट है जो सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रेटेजिक तरीके से इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पहाड़ों के बीच में है, जमीन से करीब 300 फीट नीचे। इसे नष्ट करने के लिए बड़े बंकर बस्टर बॉम्ब्स चाहिए। अमेरिका जैसा ताकतवर देश ही बंकर बस्टर बॉम्ब से इन्हें ध्वस्त कर सकता है। लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा किया, अभी तक तो आप सुन रहे थे कि अमेरिका कर सकता है, अमेरिका यहां तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा किया तब क्या हो सकता है? लीकेज हो सकता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, जो बहुत घातक साबित हो सकता है। और दुनिया को इससे आगाह करना बहुत जरूरी है। इस हमले का मतलब होगा परमाणु त्रासदी को न्योता देना। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान में तबाही आएगी। उसके पक्ष में खड़े देश इजराइल और अमेरिका पर एक साथ हमला कर सकते हैं। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा, इसीलिए अमेरिका अभी तक युद्ध में नहीं उतरा है और ना ही उसने परमाणु ठिकानों पर किसी तरह के हमले की बात कही है। लेकिन नेतन्याहू ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की बात बार बार कह रहे हैं और उस पर अड़े हुए हैं, अडिग। नेतन्याहू अपने देश और अपने देश की सोच रहे हैं और उनका यह साफ मानना है कि अमेरिका जो भी करे अपने देश के लिए सोचे, लेकिन मैं तो अपने देश के लिए वो करूंगा ही करूंगा जो मुझे अपने नागरिकों को बचाने के लिए करना है। ईरान जैसा मुल्क जिस पर लगातार आरोप लगे हैं कि वो हिजबुल्ला, हौती, हमास के जरिए प्रॉक्सी वॉर करता है इजराइल पर, आखिर अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर हो तो कितना बड़ा चैलेंज है। इसके खिलाफ कमांडर नेतन्याहू जंग के मैदान में टिके हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं फोर्डो जैसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के लिए अगर अमेरिका ने इजराइल को अपने B2 बॉम्बर्स दे दिए क्या होगा। इजराइल इनकी मदद से सीधे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले कर देगा। इससे न्यूक्लियर लीक होने की आशंका होगी और अगर ऐसा हुआ तो यह विश्व युद्ध की चिंगारी होगी जिसमें कई देश भड़क जाएंगे। विश्व में पहले से ही कई देशों के बीच स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं। इजराइल ईरान में युद्ध परमाणु त्रासदी तक पहुंचा तो इस मौके का कई देश फायदा उठाना चाहते हैं और यही हम आपको आप दिखाने वाले हैं। बड़े स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो सिनेरियो 1 है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के साथ खड़े चीन, रशिया, अमेरिका से भिड़ जाएंगे। ये देखिए, अमेरिका से भिड़ जाएंगे रूस और चीन। ये पहला सिनेरियो है जो बनता हुआ, दोनों तरफ से ऐसा हाल होगा। दूसरा सिनेरियो, ईरान भी इजराइल पर बड़े हमले शुरू कर सकता है और इस बार उसके साथ इजराइल के पुराने दुश्मन भी होंगे। इजराइल को डराने के लिए ईरान, लेबनान, सीरिया, मिस्र एक साथ अगर आते हैं, ये देखिए, तो फिर ये कैसी स्थिति हो रही है। अगर ये सारे मुल्क
मिलकर टूट पड़ते हैं और इसी वजह से एक बार फिर से अरब मुल्क एकजुट हो जाते हैं इजराइल के खिलाफ। इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कब्जा वो कर लेंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर जो अस्थिरता इस पूरे मिडिल ईस्ट में आएगी, ईरान और लेबनान मिलकर, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ईरान कैसे प्रॉक्सी वॉर लेबनान के जरिए करता है। ईरान और लेबनान, देखिए मिस्र और लेबनान को थल सेना इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कब्जा कर लेगी। ईरान लेबनान मिलकर तेल अवीव पर मिसाइल हमले करते रहेंगे। अमेरिका अपनी लड़ाई में बिजी होगा उधर, इसीलिए वो इस युद्ध में नहीं शामिल हो पाएगा और इस तरह इजराइल उस वक्त अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका को अपना फ्रंट बचाना पड़ेगा। विश्व युद्ध के शुरू होते ही तीसरी जंग, जो सिनेरियो 3 है, जापान और नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया जापान पर कब्जे को लेकर हमले करेगा, जापान पर, और उसके बाद से जापान के बंदरगाहों, सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें, हवाई हमले किए जाएं और जापान भी फिर इनका जवाब देगा। तो एक फुल फ्लेजेड यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक जंग की स्थिति यहां पर पैदा हो जाएगी, जहां जहां पर आपस में दुर्विरोधी है। चौथा सिनेरियो, इसके अलावा चौथी जंग नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया की होगी, क्योंकि यहां पर भी आप देख ही रहे हैं ये अभी थमा कहां है और किम उन जोंग खुलकर ईरान का साथ भी इस वक्त दे रहे हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये भी एक अलग फ्रंट यहां पर खुल जाएगा। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें सीधे सियोल पर गिरेंगी ताकि धीरे धीरे दक्षिण कोरिया पर कब्जा किया जा सके। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया में 10 रॉकेट से हमला किया था। पांचवा युद्ध ताइवान के कब्जे के लिए होगा। इसमें चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए मिसाइल अटैक्स करेगा। हम आपको बता रहे हैं कहां कहां पर फ्रंट्स खुले हुए हैं। उसके पास एक बड़ा मौका होगा जब अमेरिका ताइवान पर कब्जा करने में रुकावट नहीं बन पाएगा, क्योंकि अमेरिका अपने आप को संभालेगा वहां पर अगर वो सीधे युद्ध में फंसता है चीन और रूस के साथ। अब चीन की नजर लंबे वक्त से है ही साउथ चाइना सी में मौजूद अपने युद्धपोतों से चीन ताइवान को चारों तरफ से ऐसे घेर लेगा, देखिए, और ताइवान लंबे वक्त से उसकी आंखों में है तो वो उसके लिए अपनी जंग छेड़ देगा। छठी लड़ाई वो कहां पर हो सकती है? चल ही रही है रशिया यूक्रेन की। हालांकि अभी भी दोनों देश लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब की बार यूक्रेन को नेटो देशों की मदद मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो अपने युद्ध में व्यस्त होंगे। इससे रशिया के पास यूक्रेन पर कब्जा करने का एक बड़ा मौका होगा और वो ये मौका नहीं चूकेगा। तो इसमें फिर आप एक्सट्रीम लड़ाई देखेंगे अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की नौबत आ जाती है। और सातवां युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच भी शुरू होने की आशंका है। विश्व युद्ध की चिंगारी पाकिस्तान को कश्मीर के नाम पर हमले के लिए उकसा सकती है और ऐसे में अगर वो करेगा, भारत ने साफ साफ कह दिया है, भारत इसके जवाब में कराची और इस्लामाबाद, देखिए भारत इसका जवाब देगा ही। और से एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला अगर ईरान में होता है तो उसके दुष्परिणाम कहां तक जा सकते हैं, ये समझकर ही अगला कदम उठाना चाहिए। युद्ध के तौर पर एक ऐसी स्थिति विश्व के सामने आ जाएगी जिसमें अलग अलग मोर्चे खुलेंगे और हमने ऐसे 7 मोर्चे आपके लिए बस गिन के दिखाए जो कि अभी से ही बहुत ही ज्वलंत स्थितियां बनी हुई हैं। ये मोर्चे अभी से ही सुलग रहे हैं और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में झोंक दी जाएगी। और ये बात भी तय है कि जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता। अमेरिका दुनिया की एक बड़ी आर्थिक मिलिट्री ताकत है, लेकिन सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में डायरेक्ट शामिल क्यों नहीं हो रहे। शुक्रवार की सुबह अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया के लिए यह हेडलाइन आई कि ट्रंप अगले 2 हफ्ते में युद्ध में शामिल होने का फैसला करें। देखिए, अब इसी को समझने में सब अपना सिर खुजला रहे हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक आधे में छोड़कर वॉशिंगटन भागे थे। कहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वैसे अगर उनकी शब्दावली आप देखेंगे तो बिग अब तक का उनका सबसे बड़ा फेवरेट वर्ड समझ में आता है। बिल भी लाए तो उसका नाम बिग ब्यूटीफुल बिल रख दिया। हर बात में कहते हैं बिग बिग बिग, समथिंग बिग विल हैपन। अब ये बिग था क्या जिसके लिए वो G7 छोड़कर यहाँ आए थे? कयास लगने लगे कि ईरान इजराइल में क्या सीज फायर कराएंगे। फिर ट्रंप ने यह भी कहा था कि नहीं, सीज फायर तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से तेहरान छोड़कर जाने की अपील तक शुरू कर दी। पूरी दुनिया को लगा कि अमेरिका इस युद्ध में अब शामिल होने जा रहा है, वो ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए अपना प्लान टाल दिया है। दुनिया मानकर चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अब इस मामले में पूरी तरह से फंस गए हैं। अमेरिका सिर्फ हवाई हमले करने के लिए इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। एक बात समझ लीजिए, अमेरिका अगर युद्ध में आएगा
तो इसी लक्ष्य के साथ आएगा कि ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार ना बचे। अमेरिका ये भी सुनिश्चित करेगा कि ईरान फिर से परमाणु संवर्धन या ना करे, और ये जांचने सिर्फ एक ही तरीका वो है, अमेरिका की जो को फिजिकली ईरान में मौजूद रहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका और इजराइल बम गिरा दे और ये मान ले कि ईरान के पास से अब न्यूक्लियर वेपन नष्ट हो गया है। ये बातें सुनकर के आपको इराक याद आ रहा है, एक वक्त पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करके वहां पर अमेरिका की जो फौज घुसी, उसके बाद से जो परिस्थितियां बनी वो पूरे विश्व ने देखी। अब देखिए, वापस आइए, डोनाल्ड ट्रंप अभी इस युद्ध में कूदने से बच रहे हैं। बात इतनी है, ट्रंप उससे पहले डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना चाहते हैं, कूटनीति का रास्ता। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान फिर से बातचीत की टेबल पर आए। ट्रंप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इजराइल के लगातार हमलों के बाद ईरान बैकफुट पर आएगा और फिर बातचीत की टेबल पर आ ही जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजराइल को अभी तक ईरान पर हमलों से रोका नहीं जा रहा है, बल्कि वो इजराइल को कैरी ऑन यानी कि हमले जारी रखो कह रहे हैं। पूरी कोशिश यही कि ईरान बैकफुट पर आए। ट्रंप को पता है कि ईरान युद्ध में एक बार कूदने का मतलब है कि फिर अमेरिका कदम पीछे नहीं खींच सकता। ईरान कोई छोटा देश नहीं है। ईरान एक 9 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला देश है। यूरोप में 4 बड़े देशों फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन के बराबर का बड़ा देश है ये। दुनिया के 145 देशों में ईरान की मिलिट्री 16वीं सबसे मजबूत फौज है। ईरान के पास 9 लाख से ऊपर की फौज है। ऐसे में ईरान पर फतेह पाना अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज होगा। इसीलिए ट्रंप सीधे टकराव के बजाय डिप्लोमेसी के रास्ते पर चल रहे हैं। अमेरिका ईरान को पूरा मौका देना चाहता है। वो चाहता है कि ईरान किसी भी तरह से अमेरिका की डील और सरपरस्ती दोनों स्वीकार कर ले। डील ये कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़े, और इसीलिए डिप्लोमेसी भी चल रही है, कूटनीति चल रही है। इसीलिए यूरोप के 3 बड़े देशों के विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं। ये मुलाकात स्विट्जरलैंड के जिनीवा में होने वाली है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के अलावा ईरान के विदेश मंत्री भी रहेंगे। इस मीटिंग में यह कोशिश की जाएगी कि ईरान को पूरा मौका दिया जाए कि अपना परमाणु कार्यक्रम वो सरेंडर कर दे। यही तरीका है इस युद्ध को रोकने का, ये बात उसे समझाई जा सके। वैसे इस मीटिंग से किसी को भी हाई एक्सपेक्टेशंस, बहुत उम्मीदें नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका को यह मैसेज दिया जा रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो इजराइल की स्ट्राइक्स में से कमजोर नहीं होगा, बल्कि ज्यादा मजबूत तरीके से लड़ेगा। अब यही विदेश मंत्री मिलने वाले हैं यूरोप के मुल्कों से जाकर उनके विदेश मंत्रियों से। देखिए वहां पर क्या कोई वाकई समझौते की सूरत बनती है। हालांकि इन 2 हफ्तों में अमेरिका को भी पूरा सोच विचार करने का वक्त जरूर मिल जाएगा कि उसे युद्ध में जाना है या नहीं। इसीलिए अमेरिका ने अपनी तरफ से युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट के बेसिस में हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। पुख्ता जानकारी है, अमेरिका के कम से कम 10 C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूरोप से मिडिल ईस्ट के बेसिस में गए हैं, और इनमें वेपन सिस्टम, बाकी हथियार सब बताए जा रहे हैं। अब यह भी पता चल रहा है कि इजराइल भी अमेरिका की तरफ से हो रही इस देरी को लेकर जरा परेशान है। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने खबर दी कि नेतन्याहू ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग की। ये मुलाकात कैसे हुई है, क्या वीडियो के जरिए हुई है, किस तरह से ये जानकारी दी गई है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने इजराइल के आगे करके उसे फंसा दिया हो। क्या ये चिंता इस वक्त इजराइल में है? अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान की ताकत का अंदाज नहीं लगा सके। हालांकि अभी इजराइल कमज़ोर नहीं पड़ा है, परेशान ज़रूर हुआ है, लेकिन ईरान का मुकाबला कर रहा है। ईरान लगातार हमले कर रहा है, लेकिन फिलहाल इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान के आसमान पर उनकी एयरफोर्सेस का कब्जा हो चुका है। इस बीच आज तक की संवाददाता शिवानी शर्मा इस वक्त इजराइल की राजधानी तेल अवीव में है। शिवानी ने इस युद्ध के हालात में आपके लिए एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें यह दिख रहा है कि इजराइल में ईरान के हमलों से तबाही मची है। हालांकि ईरान के ये हमले इजरायलियों के हौसले नहीं तोड़ पा रहे। इजरायली मजबूत हैं, ईरान को करारा जवाब देने की बात कर रहे हैं। इजराइल में लगातार ईरान की तरफ से हमले तेज हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि आज भी सुबह एक बड़ा हमला किया गया, और उसके अलावा सीबा इलाके में हुए इस हमले के बाद हाइफा में भी एक बड़ा हमला हुआ है।
ये कई हमले लगातार हो रहे हैं, तेल अवीव में, हाइफा में और दूसरे इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन जो अलर्ट्स हैं वो आईडीएफ की तरफ से जारी किए जाते हैं और जितनी भी इमारतें यहाँ पर आप देख सकते हैं उन सब में एक ख़ास तरह का प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर लोग तुरंत इन अलर्ट्स के बाद चले जाते हैं। तो लोग जो हैं इजराइल के वो ये मान रहे हैं कि भले ही युद्ध में चुनौतियाँ आ रही हैं, उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि इजराइल के लिए ये युद्ध बेहद ज़रूरी है क्योंकि ईरान लगातार न्यूक्लियर हथियारों को और अपनी न्यूक्लियर क्षमताओं को तेज़ कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए ख़तरा हो सकता है। लिहाजा लोग बंकर्स में अपने आप को बचाने के लिए छुपते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें दिन में 10 बार भी ऐसा करना पड़ता है तो उन्हें उससे कोई परेशानी नहीं है। वो इजराइल की सरकार, इजराइल की फ़ौज के साथ हैं क्योंकि आखिरकार ये जो युद्ध है उनके और उनके बच्चों के भविष्य के लिए है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के कई दुश्मन हैं। इसमें फिलिस्तीन एक छोटा सा दुश्मन है जिससे वो कभी भी निपट सकता है, लेकिन अब की बार उसकी टक्कर ईरान से हो रही है जो उस पर भारी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उसका फिलहाल एक ही मददगार है और वो मददगार है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका पिछले कई दशकों से मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इजराइल की मदद करता आया है। ये मदद आर्थिक तौर पर भी मिली है और हथियारों से भी मिली है। आपको बताते हैं जरा, इजराइल के अस्तित्व में आने के 74 वर्षों में उसे अमेरिका की तरफ से 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। इसमें से 19 लाख 20 हजार करोड़ रुपए उसे केवल सैन्य मदद के नाम पर दिए गए। यानी इजराइल को मिडिल ईस्ट में मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि ये सभी को पता है कि इजराइल चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है, उसे लगातार अपने अस्तित्व की एक लड़ाई लड़नी पड़ती है और इसके लिए अमेरिका उसको पैसे और सैन्य मदद देता रहा है। अमेरिका ही वो पहला देश था जिसने 1948 में इजराइल को मान्यता दी थी और तब से ही इजराइल का वजूद माना जाता है। इजराइल अपने रक्षा सौदों में 66%, 66% हथियार सिर्फ अमेरिका से खरीदता है। कई मुश्किल मौकों पर अमेरिका ने इजराइल की मदद की है। जैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल फिलिस्तीन में जंग छिड़ गई थी, तब अमेरिका ने इजराइल को 2 आयरन डोम्स दिए। ये वही आयरन डोम थे जो इजराइल ने अमेरिका को बेचे थे, लेकिन जंग के वक्त इजराइल को इसकी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए अमेरिका ने उसे वापस कर दिया। इजराइल वो पहला नॉन नेटो देश था जिसे अमेरिका ने सबसे पहले F-35 विमान दिया। अमेरिका इजराइल को अच्छे ऑफर्स में F-16 भी दे चुका है। अमेरिका ने ईरान के हालिया हमलों से पहले इजराइल को 300 हेलफायर मिसाइलें भी दी थी। हेलफायर मिसाइलें सटीक निशानों के लिए जानी जाती हैं, प्रसिद्ध हैं। इजराइल को अमेरिका ने ड्रोन्स, टैंक्स, C-130 हर्क्यूलिस विमान, सब कुछ दिया है, दिल खोल कर दिया। मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका के एक नुमाइंदे की तरह माना जाता है जिसके पास परमाणु बॉम्ब भी है। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी अन्य देश उस पर भारी पड़े। उसके पास परमाणु क्षमता, अभी भले ही अमेरिका युद्ध में ना उतरा हो, लेकिन अगर ईरान के हमले ऐसे ही होते रहे तो अमेरिका को युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। 8 दिन से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है और ईरान मिसाइलें दाग रहा है। पूरी दुनिया युद्ध की तस्वीरें देख रही है और ये सोच रही है कि आखिर अभी तक अमेरिका इस युद्ध में क्यों नहीं आया। वो भी तब जब ट्रंप ने खुद ही अर्जेंसी क्रिएट की थी। एक वजह खर्च भी है। युद्ध एक खर्चीला सौदा है। अगर आप युद्ध में उतरते हैं तो मानकर चलिए कि हर दिन अरबों रुपए खर्च होने ही होने हैं। इजराइल पिछले 2 सालों से फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास से लड़ रहा था और अब वो पिछले 8 दिनों से ईरान से जंग लड़ रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी की जो स्थिति है उसमें इजराइल ईरान के साथ युद्ध में बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इजराइल पहले से ही फिलिस्तीन के साथ चल रहे युद्ध में काफी खर्चा कर चुका है। ईरान के साथ युद्ध में इजराइल हर दिन 6,300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है एक दिन में। हमने इसीलिए आपको रुपए में ये नंबर आपके लिए निकाला है ताकि आप भी समझ जाए। 6,300 करोड़ रुपए तो रोजाना खर्च कर रहा है। इस हिसाब से वो पिछले 8 दिनों में करीब 50,000 करोड़
रुपए खर्च कर चुका है। इजराइल ने युद्ध के शुरुआती 2 दिनों में ही करीब 12,200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये सारा खर्च हवाई हमले करने, मिसाइल अटैक, गोला बारूद पर हो रहा है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, जिन मिसाइलों को रोका जा रहा है वो भी उसमें भी बहुत खर्च करना पड़ता है। ऐसे में देखिए, इजराइल के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। फिलिस्तीन युद्ध की वजह से इजराइल पर पहले से ही आर्थिक बोझ था, जो ईरान युद्ध की वजह से और बढ़ गया है। इजराइल के वित्त मंत्रालय का कहना है कि साल 2025 में देश की आर्थिक विकास दर का अनुमान पहले 4.6% लगाया गया था, लेकिन अब उसे घटाकर 3.6%, 3.6% कर दिया गया। युद्ध की वजह से फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन, उत्पादन और लोगों की प्रोडक्टिविटी, उनकी जो क्षमता है काम करने की, उसमें कमी आ गई है, जिससे आर्थिक विकास रुक गया है। इजराइल की जीडीपी का 7% हिस्सा रक्षा खर्च में जा रहा है, जो यूक्रेन के बाद दूसरे नंबर पर है। रक्षा खर्च बढ़ने से बजट पर असर होता है, आपकी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचती है और लंबे वक्त तक। देखिए, ये रूस यूक्रेन की जंग भी चल रही है, अलग अलग जगहों पर जंग है, लेकिन इजराइल तो 1948 से अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार हर मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। कभी वो ईरान के प्रॉक्सी वॉर का मुकाबला करता है, कभी वो हमास, हुती, हिजबुल्लाह, इन सब से लगातार भिड़ता रहा है। उसे रक्षा में जितना खर्च करना पड़ता है, उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ईरान के मिसाइलों ने इजराइल के शहरों को बहुत नुकसान पहुंचा। इनमें हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर ईरान के साथ इजराइल का ये युद्ध लंबा खिंचा तो इजराइल की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में आएगी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमी विल बी मेजरली हिट। अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक ईरान के मुकाबले इजराइल की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। अभी जो स्थिति है हम आपको बता रहे हैं, ईरान की अर्थव्यवस्था 28,73,000 करोड़ रुपए की है, जबकि इजराइल 20 लाख करोड़ रुपए ज्यादा, 39,14 करोड़ रुपए है। आप प्रोपोर्शन भी तो देखिए ना दोनों देशों का। वहीं देखा जाए अमेरिका का, आप देखिए अमेरिका का 2,658 लाख करोड़। देखा जाए तो ईरान की तुलना में इजराइल बेहतर स्थिति में है। दुनिया की सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, जो कि 2,06,58,20,000 करोड़ रुपए की है। इजराइल के लिए अच्छी बात यह है कि अमेरिका इजराइल के पक्ष में है और ईरान के साथ युद्ध में अगर अमेरिका की एंट्री हो गई तो ईरान बहुत ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगा। इस युद्ध का असर किस किस पर हो सकता है? केवल इजराइल और ईरान पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। बहुत जल्दी इसका असर हमारे आपके ऊपर भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये मिडिल ईस्ट की बात है। इजराइल ईरान वॉर की वजह से भारतीय रुपया कमजोर हुआ है। डॉलर के मुकाबले ये 86 रुपए 89 पैसे हो गया है और आशंका है कि अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो रुपया और कमजोर हो सकता है। जंग की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। कच्चे तेल के दाम 6,754 रुपए प्रति बैरल हो गया है। ये कीमतें पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। पूरी दुनिया में सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद ईरान के पास तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है और रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार। अगर ये युद्ध ऐसे ही चला तो कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई में रुकावट आनी ही आनी है। हालात खराब होंगे। सिर्फ यहां मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि पूरे विश्व में असर होगा। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक जंग ऐसे ही चलती रही तो जल्दी पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ेंगे। इजराइल ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट 1% से 3% तक गिर सकते हैं। हालांकि इस युद्ध का अभी तक भारतीय शेयर मार्केट पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है और इस पर भारत की प्रशंसा भी हो रही है, क्योंकि भारत इस युद्ध के बावजूद, रूस यूक्रेन की युद्ध हो तब भी रूस से हमने तेल खरीदा। हमने कहा कि भारत अपने हित में सोचेगा और वही फैसले लेगा। और यहां पर भी मिडिल ईस्ट में भी इस कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद, इजराइल ईरान के युद्ध के बावजूद भारत अपनी स्थिरता बनाए रखने में कामयाब रहा है। देखिए, युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट के पूरे क्षेत्र की जो हवाई सीमाएं हैं वो बंद है, जिससे विमान यात्राओं का खर्च बढ़ गया है और ये असर सब पर है। यानी अभी तक आप जिस युद्ध को टीवी या वेब पर देखकर रोमांचित हो रहे थे, उसका असर अब आपकी जेब पर पड़ने वाला है। इस पूरे युद्ध में भारत के सामने भी एक बड़ी कूटनीतिक दुविधा है और शायद ऐसी दुविधा पहले कभी नहीं आई होगी।
इस बार भारतीय कूटनीति की अग्नि परीक्षा इसे बताया जा रहा है, क्योंकि भारत का ईरान से सदियों पुराना संबंध है। देश के बंटवारे से पहले भारत की सीमाएं ईरान तक जाती थी। ईरान का बंदरगाह चाबहार भारत के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और इजराइल के साथ भी ईरान के संबंध सदियों पुराने हैं। मतलब खासतौर पर मौजूदा सरकार के जमाने में तो इजराइल के साथ जबरदस्त प्रगाढ़ संबंध हुए हैं। पहलगाम हमले पर इजराइल ने बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में खुलकर आगे आया था। विश्व के उन मुल्कों में शामिल था जिन्होंने जमकर भारत का साथ दिया, आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमारी बात का समर्थन किया, खुलकर किया। इसके बाद जब पाकिस्तान से भारत का संघर्ष हुआ, पाकिस्तानियों ने यह तक आरोप लगाए थे कि इजराइल ने भारत की मदद की, हथियारों से, एक्सपर्ट्स से। पाकिस्तानियों ने आरोप लगाया था कि इजरायली भारत में मौजूद थे। अब इन आरोपों की तो सच्चाई का पता नहीं, और ये सच है कि भारतीय सेना ने अपने दमखम पर यह सब कुछ किया है। सच ये है कि 1999 के करगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की वाकई मदद की थी। ऐसे में भारत को अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है और साइड लेने की बारी आती है तो भारत किसकी तरफ जाएगा? क्योंकि भारत के लिए दोनों ही साथी हैं, इंपॉर्टेंट है। ईरान इजराइल युद्ध पर पाकिस्तान का डबल क्रॉस सुर्खियों में लेकिन अब आ गया है, उसकी चर्चा करनी जरूरी है। वही तथाकथित फील्ड मार्शल पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर, जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर बुलाया था, मुलाकात हुई। कूटनीतिक विश्लेषक इस बात पर मंथन करने लगे कि मुनीर का फ्री लंच तो हो नहीं सकता। अमेरिका में ही कहा जाता है नो फ्री लंच और द लंच इज पॉइजन्ड। पाकिस्तान की अमेरिका से सौदेबाजी के विश्लेषण किए जाने लगे हैं, तो आपको जरा वो भी बता दें, क्योंकि इसी बीच आज जमीयते उलेमाए इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी राजदूत डॉक्टर रेजा अमेरी मुकादम से मुलाकात हुई। कट्टरपंथी सोच रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान एक प्रतिनिधि मंडल के साथ ईरानी राजदूत से मिलने गए। इस मुलाकात में ईरान इजराइल युद्ध में ईरान के साथ एकजुटता की कस्में खाई गई। मौलाना फजलुर रहमान ने इजराइल पर ईरानी हमले का समर्थन किया। आपको मैं बताना चाहती हूं कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की राजनीति में बड़ी ताकत रखते हैं, और ट्रंप मुनीर मुलाकात के बाद जब पाकिस्तान के ट्रंप के खेमे में जाने की बातें हो रही थी, तब आज ये मुलाकात हुई। उधर पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के 51वें जो उसका एपिसोड है उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ये युद्ध किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह से आगे आने वाले दिनों में जो कुछ होता है उस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक युद्ध इंसानों के सामने भी है, और वो है AI। अगर आप भी धीरे धीरे, यहां पर मेरी AI जरूर है लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है, अगर आप भी धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर होते चले जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ChatGPT जैसे AI टूल्स धीरे धीरे आपको कम अक्ल बना रहे हैं, यानी आपके सोचने समझने की क्षमता को कम करते जा रहे हैं। समय के साथ हर काम में AI टूल्स का इस्तेमाल बढ़ा है। ChatGPT जैसे AI टूल्स तेज हैं, चतुर हैं, इनके पास लगभग हर चीज़ का जवाब है। आजकल बच्चे भी इस्तेमाल करने लगे हैं। कोई ऐसे स्कूल के लिए लिखना है, कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन देना है, लोग फटाफट टाइप करते हैं। आज दुनिया भर के लाखों लोग ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस लिख दीजिए, पूरा काम आपका करके वो दे देता है। लेकिन ये वास्तव में धीरे धीरे डिजिटल वायरस लोगों के दिमाग को आराम के मोड में ले जाकर उसे सुस्त कर रहा है। इस बात की पुष्टि अमेरिका के मशहूर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक स्टडी में हुई है। MIT के वैज्ञानिकों के मुताबिक ChatGPT जैसे AI टूल का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी, आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, आपकी जो तार्किक क्षमता है, यहाँ तक कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी को भी धीरे धीरे ख़त्म कर सकता है। दूसरी भाषा में कहें तो ChatGPT को क्रांति समझा गया था, लेकिन वो दिमाग में भ्रांति पैदा कर रहा है। आपको आसान काम लगता है, आप अपने ब्रेन सेल्स का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और आप फटाफट वहां से लिख लेते हैं। MIT के मीडिया लैब ने 18 से 39 साल के 54 लोगों पर एक स्टडी की। स्टडी में इन 54 लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप अपना काम ChatGPT की मदद से करता था, दूसरा ग्रुप अपना काम गूगल सर्च की मदद से करता था, और तीसरा ग्रुप बिना किसी डिजिटल टूल की मदद से अपना काम करता था। मतलब किताबों से खोज कर निकालिए,
खुद से इधर उधर से लिखे और इन लोगों को निबंध लिखने का काम दिया। इसके साथ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी यानी ईईजी से इनके ब्रेन के 32 एरियाज की मॉनिटरिंग की गई। 4 महीने तक ट्रैक किया गया। एक स्टडी में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले छात्रों में शुरुआत में तो बहुत तेजी दिखाई, लेकिन उनकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत कम देखी गई। वो ना तो खुद अपने दिमाग से कुछ सोच रहे थे, ना ही चैट जीपीटी के जवाबों को अपनी भाषा और अपने विचारों के अनुमान पे ढाल पा रहे थे। चैट जीपीटी ने जो उत्तर दे दिया वही उनके लिए सत्य बन गया। उनकी क्षमता इतनी भी नहीं थी कि वो इसमें भाषाई स्तर पर तार्किक पैमाने पर सुधार कर सके। ज्यादातर छात्रों ने बस इसे कॉपी पेस्ट किया, आगे बढ़े, जबकि जो छात्र बिना किसी टूल के काम कर रहे थे उनके ब्रेन की एक्टिविटी सबसे ज्यादा पाई गई। उनकी याददाश्त, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बेहतर थी। वो क्रिएटिव थे, विचारों में गहराई थी। गूगल सर्च का इस्तेमाल करने वालों का रिजल्ट बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन चैट जीपीटी के मुकाबले बेहतर था, क्योंकि वो उनसे बेहतर सोच पा रहे थे। इसके बाद इन लोगों के टूल्स की अदला बदली भी की गई, निबंध लिखने के लिए कहा गया। यहाँ भी नतीजा वैसे ही मिला। जो पहले चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे वो ये याद ही नहीं रख पाए कि उन्होंने निबंध में क्या लिखा था, क्योंकि ज़्यादातर कॉपी पेस्ट किया था। जिन्होंने निबंध लिखने में बहुत पहले खूब मेहनत की थी, उन्होंने एआई टूल का भी बेहतर इस्तेमाल किया, उनके नतीजे भी बेहतर हुए। मतलब अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया, एआई टूल का भी इस्तेमाल किया। इस स्टडी से ये स्पष्ट है कि चैट जीपीटी की वजह से लोगों की सोचने की शक्ति कम पड़ रही है, यानी एआई टूल का ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।